Hi friends, आप सभी का स्वागत है my YouTube channel My Online Classroom and today in this video we are going to continue the same chapter of class 9th Civics chapter 1 What is democracy? Why democracy? देखिए इससे पहले की जो मेरी वीडियोस है मैंने वहाँ पे एक्सप्लेन कर दिया है काफ़ी ज़्यादा कंटेंट इस चैप्टर का। अगर आप इस चैनल पे न्यू हैं तो प्लीज़ उन वीडियोस को देख लीजिएगा। और आज मैं आपको एक्सप्लेन करने वाली हूँ ब्रॉडर मीनिंग्स ऑफ डेमोक्रेसी। साथ ही इस चैनल पे आपको क्लास 6 से लेकर 12 तक का स्टडी मटेरियल स्पेशली सोशल साइंस से रिलेटेड, हिस्ट्री, क्लास 11 पॉलिटिकल साइंस, इस सारा जो मटेरियल है यानी कि आपके जो नोट्स होते हैं, आपके जो वीडियो एक्सप्लेनेशंस होते हैं, आपके वर्कशीट होते हैं जहाँ सारे मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देती हूँ, मैप है, सिलेबस जो है आपका, तो इस तरह के आपको वीडियोस मिल जाएंगे। तो आज स्टार्ट करते हैं 2.4 ब्रॉडर मीनिंग्स ऑफ डेमोक्रेसी। देखिए ब्रॉडर मीनिंग्स ऑफ डेमोक्रेसी, अभी तक तो हमने ये तो समझ लिया कि क्या डेमोक्रेसी होती है और क्यों हम डेमोक्रेसी एडॉप्ट करते हैं, एक्सेप्ट करते हैं डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज़ में। आप इसका जो है हमें एक ब्रॉडर मीनिंग भी समझना है। ठीक है, अभी तो हमने छोटे पैमाने पे समझा मीनिंग ऑफ डेमोक्रेसी, आप थोड़े से बड़े पैमाने पे भी समझ लेते हैं कि मीनिंग ऑफ डेमोक्रेसी क्या होता है। इसके साथ ही एक चीज़ मैं और आपको इंपॉर्टेंट चीज़ बताना चाहती हूँ इस वीडियो में अपनी, कि अगर आपके पास बुक है और जब मैं आप मेरी वीडियोज़ देखते हो तो अपना डेटा सेव करने के लिए आप करिए कि आपने जो मोबाइल की जो सेटिंग है उसको 144p पे कर दीजिए, जिससे आपका काफ़ी ज़्यादा डेटा जो है वो सेव हो जाएगा और आप जो एक्सप्लेनेशन है वो आराम से सुन लेंगे। और जो मैं बोलती हूँ कि इस लाइन को मार्क कर लीजिए, यहाँ से क्वेश्चन बनेगा, वो आप मार्क भी करते जाइए। तो देखिए स्टार्ट करते हैं। तो इन दिस चैप्टर वी हैव कंसीडर द मीनिंग ऑफ डेमोक्रेसी। देखिए इस चैप्टर में हम जो है पूरे चैप्टर में समझेंगे जो मीनिंग है डेमोक्रेसी का, लिमिटेड में भी समझेंगे और डिस्क्रिप्टिव सेंस में भी समझेंगे। तो अभी इससे पहले तो हमने काफ़ी कुछ समझ लिया था कि व्हाट इज़ डेमोक्रेसी। अब हम थोड़ा इसका ब्रॉडर वे में समझेंगे। तो देखिए यहाँ तक तो हमने समझा है कि डेमोक्रेसी एज अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, की जो डेमोक्रेसी एक तरह के फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट के रूप में लागू होती है और कई ज़्यादा कंट्रीज़ में हमने देखा है। इसके साथ ही देखिए हमें ये भी डिफाइन करने की जरूरत है कि जो डेमोक्रेसी है वो हेल्प करती है टू क्लियर, ठीक है, एक आइडेंटिफाई अ क्लियर सेट ऑफ मिनिमल फीचर्स दैट अ डेमोक्रेसी मस्ट हैव। इसके एक जो मिनिमम फीचर्स होते हैं किसी भी डेमोक्रेसी के, वो ज़रूर आप देख सकते हो कि डेमोक्रेसी में वो सारे फीचर्स होते हैं, सारी अच्छी बातें होती हैं। द मोस्ट कॉमन फॉर्म जो है डेमोक्रेसी की, जो हमेशा बहुत ज़्यादा टाइम्स बहुत ज़्यादा इसको यूज़ किया जाता है, वो है रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी की। ये किस तरह की डेमोक्रेसी होती है? रिप्रेजेंटेटिव, यानी यहाँ पे जो भी नेता होता है, जो भी लीडर होता है, उसको चूज़ किया जाता है, ठीक है, इलेक्टेड फॉर्म में आता है, वो रिप्रेजेंटेटिव्स होता है और सारे लोगों का। ये आप प्रीवियस क्लास में भी पढ़ चुके हैं। इसके साथ ही देखिए इन द कंट्रीज वी कॉल डेमोक्रेसी ऑल द पीपल डू नॉट रूल। हमने ये भी देखा है जिस कंट्री में डेमोक्रेसी होती है वहाँ पे ये भी पॉइंट है कि सारे लोग वहाँ रूल नहीं करते हैं, क्योंकि आप मेजोरिटी इज अलाउड टू टेक डिसीजंस ऑन बिहाफ ऑफ ऑल द पीपल। क्योंकि वहाँ पे जिसको आपने रिप्रेजेंटेटिव भेजा है, ठीक है, जो अपना, वो वास्तव में आप ही को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो एक मेजोरिटी जो है इज अलाउड टू टेक डिसीजंस ऑन बिहाफ ऑफ ऑल द पीपल, कि जो भी एक मेजोरिटी है जो भी डिसीजन ले रही है वास्तव में किसके बिहाफ में ले रही है? वहाँ के लोगों के बिहाफ में, उनके द्वारा ही ले रही है। तो इवन द मेजोरिटी डज नॉट रूल डायरेक्टली, चाहे जो मेजोरिटी है वो इवन डायरेक्टली रूल तो नहीं कर रही है। द मेजोरिटी ऑफ पीपल रूल थ्रू दियर इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव। तो जो मेजोरिटी ऑफ जो पीपल जो कंट्री में रहते हैं वो कैसे रूल कर रहे हैं उस कंट्री में? वो डायरेक्टली तो रूल नहीं कर रहे, बट अपने द्वारा जो चुने हुए रिप्रेजेंटेटिव्स हैं उनके द्वारा रूल कर रहे हैं, क्योंकि वो जब चाहे उन रिप्रेजेंटेटिव्स को खड़ा करते हैं, उनको चूज करके इलेक्शन के थ्रू, और जब चाहे उनको हटा भी सकते हैं अगर वो अच्छा काम नहीं करते हैं। अच्छा, दिस बिकम नेसेसरी बिकॉज, ये क्यों इतना नेसेसरी है कि उनको इलेक्ट किया जाए, अपने उनको जो रिप्रेजेंटेटिव्स हैं? पहली बात कि मॉडर्न डेमोक्रेसीज जो हैं काफ़ी ज़्यादा इन्वॉल्व होती है इसमें आ लार्ज नंबर ऑफ पीपल, ठीक है, ऐसे नहीं कि सिर्फ 2-4 लोग बैठे और हो गया कोई भी फैसला। तो मॉडर्न डेमोक्रेसीज में ये देखा गया कि एक लार्ज नंबर ऑफ पीपल जो होते हैं, बेशक वो फिजिकली इम्पॉसिबल हो फॉर दैम टू सिट टुगेदर एंड टेक अ कलेक्टिव डिसीजन। ये इसलिए होता है क्यों? यहाँ पे इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स को फॉलो किया जाता है, रिप्रेजेंटेटिव सिस्टम को, क्योंकि इंडिया जैसी कंट्री में जहाँ बहुत सारे पॉपुलेशन वाइज देखें तो बहुत सारे लोग होते हैं और ये पॉसिबल ही नहीं है, फिजिकली देखा तो ये इम्पॉसिबल है कि वो सब के सब एक साथ बैठे, ठीक है ना, एक पूरी मीटिंग हो अच्छे से ग्रुप में और फिर वो कलेक्टिव डिसीजन ले, तो ये चीज़ तो पॉसिबल ही नहीं है। अच्छा, सेकंड क्या पॉइंट है? इवन इफ दे कुड, मान लीजिए ठीक है, बैठ भी गए, सारे साथ में बैठ गए, ठीक है, फैसले लेने के लिए, पर ये क्या गारंटी हो सकती है कि वो जो सिटीजन जो साथ में बैठे हैं क्या उनकी इच्छा भी है?
क्या उनकी इतनी स्किल्स हैं कि वो किसी तरह के पर्टिकुलर डिसीजन में फैसले ले पाए कि नहीं ले पाए। देखिए हर एक इंसान का टेस्ट भी अलग अलग होता है। कई लोग होते हैं उनको पॉलिटिक्स से कोई मतलब ही नहीं होता, उनको दूसरों की भलाई से कोई मतलब नहीं है, उनके पास टाइम ही नहीं होता है, या उनके पास इतनी स्किल नहीं होती, या वो खुद ही नहीं चाहते। तो इस तरह के डिसीजन लेने में जब वो इंटरेस्टेड ही नहीं है, आपने साथ बिठा के फिर उनको करना क्या है। तो ये चीज़ भी है। तो दिस गिव्स अस अ क्लियर बट मिनिमम अंडरस्टैंडिंग ऑफ डेमोक्रेसी। तो इससे हमें कम से कम थोड़ा तो समझ में आ जाता है कि डेमोक्रेसी क्या है, उसको समझने में थोड़ी मदद मिल जाती है। दिस क्लैरिटी हेल्प अस टू डिस्टिंग्विश डेमोक्रेसी फ्रॉम नॉन डेमोक्रेसी। तो इससे हमें ये मदद मिल जाती है कि हम इजिली कंपेयर कर सकते हैं, हम डिफरेंस और डिस्टिंग्विश कर सकते हैं डेमोक्रेटिक कंट्रीज को किसके साथ, नॉन डेमोक्रेटिक कंट्रीज के साथ। बट इट डज नॉट अलाउ अस टू डिस्टिंग्विश बिटवीन अ डेमोक्रेसी एंड अ गुड डेमोक्रेसी। देखिए आप ये तो कर लोगे डिफाइन, डिस्टिंग्विश कर लोगे, आप फर्क कर लोगे कि डेमोक्रेसी को नॉन डेमोक्रेसी से। बट आप ये कैसे डिस्टिंग्विश कर सकते हो, कंपेरिजन कर सकते हो कि एक डेमोक्रेसी क्या होती है और एक गुड अच्छी डेमोक्रेसी क्या होती है, ठीक है। तो इट डज नॉट, तो देखते हैं क्या है ये। इट डज नॉट अलाउ अस टू सी द ऑपरेशन ऑफ डेमोक्रेसी बियॉन्ड गवर्नमेंट, ठीक है। आप क्योंकि ये हमें कभी भी इतना तो अलाउ नहीं करती कि जो ऑपरेशन जो भी डेमोक्रेसी से बियॉन्ड होते हैं जो गवर्नमेंट, उसके ऑपरेशन तो है हमें नहीं देख पाते, हम नहीं देख पाते इसके। फॉर दिस वी नीड टू टर्न द ब्रॉडर, तो इसके लिए हमें क्या करना है, हमें ब्रॉडर मीनिंग्स ऑफ डेमोक्रेसी को समझना है। तो देखिए ब्रॉडर मीनिंग्स ऑफ डेमोक्रेसी क्या होता है। समटाइम्स वी यूज डेमोक्रेसी फॉर ऑर्गेनाइजेशन, बहुत बार ऐसे देखा गया है कि जो डेमोक्रेसी है वर्ड जो होता है इसका इस्तेमाल हम ऑर्गेनाइजेशंस के लिए करते हैं, ना कि अदर देन द गवर्नमेंट। जस्ट रीड दिस स्टेटमेंट, जिस तरह के कुछ स्टेटमेंट दिए हैं। जैसे पहली स्टेटमेंट है कि हम एक डेमोक्रेटिक फैमिली है से बिलोंग करते हैं, और एक डेमोक्रेटिक फैमिली है जहाँ पे सारे लोग एक साथ बैठते हैं और डिसीजन लेते हैं, और मतलब सहमति से। देखिए कंसेंसस मतलब एक सहमति पे आते हैं, जब हम डिस्कशन करते हैं तो सहमति पे आते हैं तब फैसला लेते हैं। और मेरी जो ओपिनियन होती है मैटर्स एज मच माई फादर, जिस तरह से मेरे फादर की ओपिनियन मैटर करती है, उनकी सोच, उसी तरह से मेरी सोच भी मैटर करती है। ऐसा नहीं कि जो पापा ने बोला वही फैसला ले लिया जाए। इसी तरह से सेकंड स्टेटमेंट ये है कि मुझे ऐसे टीचर्स पसंद नहीं है, ठीक है, जो अपनी क्लास में बच्चों को क्वेश्चन पूछने नहीं देते हैं, सवाल और बोलने नहीं देते हैं जो भी वो सवाल पूछना चाहते हैं। तो मुझे तो ऐसे टीचर चाहिए जो जैसे डेमोक्रेटिक टेम्परामेंट के टीचर चाहिए, जहाँ सबको बोलने की आज़ादी हो, ठीक है, फ्रीडम ऑफ स्पीच हो। इसी तरह से देखिए तीसरा स्टेटमेंट ये है कि वन लीडर एंड हिज फैमिली मेंबर डिसाइड एवरीथिंग इन दिस पार्टी। कभी कभी ये भी देखा कि एक पॉलिटिकल पार्टी में देखा होगा आपने कि एक लीडर और उसके जो फैमिली मेंबर्स होते हैं वही सारे फैसले ले लेते हैं, और बाकी जो पॉलिटिकल पार्टी के जो मेंबर्स होते हैं उनको मौका ही नहीं देते किसी तरह का फैसला लेने के लिए। तो इसमें हम किस तरह से बात करते हैं कि डेमोक्रेसी है, क्योंकि डेमोक्रेसी तो हमने ये समझा है कि जहाँ पे हर किसी को अपनी बात रखने का, बोलने का अधिकार होता है। दिस वेज, तो इस तरह से हम प्रॉपर वे में समझ सकते हैं कि दिस वेज ऑफ यूजिंग द वर्ड डेमोक्रेसी गो बैक टू इट्स बेसिक सेंस ऑफ अ मेथड टू टेकिंग डिसीजन। तो कि इसमें हमें ये समझ में आ गया कि एक बेसिक सेंस जो होता है डेमोक्रेसी में, कि किस तरह से हमें एक मेथड पता चल जाता है कि किस तरह से हमें अपने फैसले लेने का अधिकार है। एक जो डेमोक्रेटिक डिसीजन होता है उसमें इन्वॉल्वमेंट होती है, ये लाइन मार्क कर लीजिए कि जब भी कोई डेमोक्रेटिक डिसीजन होगा, लिया जाएगा, तो उसमें किस तरह की चीज़ों की उसमें कंसल्टेशन होगा और कंसेंट होगा, ठीक है, डिस्कशन होगा और सहमति भी होगी। दोज हु आर अफेक्टेड बाय दैट डिसीजन, और किसका, जो इस फैसले से किसी तरह से अफेक्ट होते हैं, उनकी लाइफ में किसी तरह का फर्क पड़ता है। तो दोज हु आर नॉट पावरफुल हैव द सेम से इन टेकिंग। इसी तरह से देखिए अगर जिनके पास शक्ति है उनका भी पूरा अधिकार है फैसले लेने का, और इवन जिनके पास शक्तिहीन है, जो लोग कमजोर हैं, उनको भी अधिकार मिलता है यहाँ पे फैसला लेने का, ठीक है। क्योंकि जब वोटिंग होती है तो वहाँ पे अमीर गरीब जो पावरफुल होते हैं और जो पावरफुल नहीं होते वो भी खड़े होते हैं लाइन में वोट देने के लिए, तो सबको अधिकार मिलता है। तो दिस कैन अप्लाई टू अ गवर्नमेंट और अ फैमिली और एनी अदर ऑर्गेनाइजेशन। तो इस तरह की चीज़ें जो हैं वो हम गवर्नमेंट के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं, फैमिली के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं, और ऑर्गेनाइजेशन के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। तो दस डेमोक्रेसी इज ऑल्सो अ प्रिंसिपल दैट कैन बी अप्लाई टू एनी स्फीयर ऑफ लाइफ। तो इस तरह से हम कह सकते हैं ब्रॉडर वे में कि डेमोक्रेसी जो है वो एक प्रिंसिपल, एक सिद्धांत है जिसको हम अपने लाइफ के किसी भी पहलू में क्या कर सकते हैं, उसको अप्लाई कर सकते हैं, और उसके जवाब हमें मिल जाएंगे। समटाइम्स वी यूज द वर्ड, कभी कभी हम जो ये शब्द है डेमोक्रेसी, अब ऐसा नहीं कि किसी एग्जिस्टिंग गवर्नमेंट को डिस्क्राइब करने के लिए इस्तेमाल करते हैं, या फिर किसी भी आइडियल स्टैंडर्ड को सेटअप करने के लिए इस्तेमाल करते हैं।
कभी कभी क्या होता है, डेमोक्रेसी मस्ट एम टू बिकम, कभी कभी इसका आइडियल स्टैंडर्ड भी होता है कि क्या डेमोक्रेसी का मस्ट एम क्या होता है उसका, तो ट्रू डेमोक्रेसी विल कम टू दिस। ट्रू डेमोक्रेसी की बात की जाए तो एक ऐसी डेमोक्रेसी होनी चाहिए जिसमें किसी भी कंट्री में रात को कोई भूखा ना सोए। इसी के साथ इन अ डेमोक्रेसी एवरी सिटीजन मस्ट बी एबल टू प्ले इक्वल रोल इन डिसीजन मेकिंग। इसके साथ ही देखिए डेमोक्रेसी में हर एक नागरिक को इक्वल रोल मिले, इक्वल अधिकार मिले डिसीजन मेकिंग में, ठीक है। जब कोई फैसला लिया जाए तो सबको पूछा जाए, सबको उसका कुछ ना कुछ अधिकार मिले। फॉर दिस यू डोंट नीड जस्ट एन इक्वल राइट टू वोट। इसका मतलब ये नहीं कि सिर्फ राइट टू वोट मिले, बल्कि एवरी सिटीजन नीड्स टू हैव इक्वल इन्फॉर्मेशन, कि उनको इक्वल इन्फॉर्मेशन का अधिकार भी मिले, साथ ही बेसिक एजुकेशन भी मिले, इक्वल रिसोर्सेज भी मिले, ठीक है। अपने जीवन को निर्वाह करने के लिए इक्वल रिसोर्सेज मिले, काम करने का अधिकार मिले, एंड लॉट ऑफ कमिटमेंट, और साथ ही बहुत सारी जो वादे हैं, कमिटमेंट जो है वो भी करने का उसको अधिकार मिले, ठीक है, उनको पूरा करने का। इसके साथ ही देखिए इफ वी टेक दिस आइडिया सीरियसली, अगर हम ये सारे आइडियाज जो दिए हैं अगर हम सीरियसली लें तो जो भी कोई भी कंट्री होगी वर्ल्ड की, वो ऐसा नहीं होगा दैन नो कंट्री इन द वर्ल्ड इज अ डेमोक्रेसी, तो कोई भी कंट्री तो डेमोक्रेसी हो ही नहीं सकती वर्ल्ड में। येट एन अंडरस्टैंडिंग ऑफ डेमोक्रेसी इज एन आइडियल रिमाइंड अस और वाई वी वैल्यू डेमोक्रेसी। बट ये है कि जो इसके आइडियल्स जो हमने पढ़े, आदर्श वाक्य जो पढ़े डेमोक्रेसी के, हमें उससे ये समझ में आ गया कि हम कितनी ज़्यादा वैल्यू करने लगे डेमोक्रेसी की। इट इनेबल्स अस टू जज एन एग्जिस्टिंग डेमोक्रेसी आइडेंटिफाई इट्स वीकनेस। इसके साथ ही हम ये भी आइडेंटिफाई कर सकते हैं जो इससे पहले जो सरकार थी उसको जज भी कर सकते हैं, किस तरह की डेमोक्रेसी वो रही, साथ ही उसकी वीकनेस को भी हम देख सकते हैं जो भी उसमें कमियां थी, और उनको आइडेंटिफाई करके हम और अच्छा बेहतर कर सकते हैं। इट हेल्प अस टू डिस्टिंग्विश। इसके साथ ही ये हमें ये भी मदद करती है कि हम मिनिमल डेमोक्रेसी और जो गुड डेमोक्रेसी है, ठीक है, कम से कम जो डेमोक्रेसी किसी कंट्री में पाई जाती है और एक अच्छी डेमोक्रेसी जो पाई जाती है उसमें भी डिफरेंस कर सकते हैं। इसके बाद देखिए नेक्स्ट पैरा क्या है, तो इन दिस बुक वी डू नॉट डील मच विद दिस एक्सपेंडेड नोशन ऑफ डेमोक्रेसी। बस इस बुक में हम इससे ज़्यादा और इसका जो एक्सपेंडेड नोशन मतलब ओपिनियन जो है डेमोक्रेसी की जो सोच है उसके बारे में इतना नहीं पढ़ेंगे, क्योंकि वो आप थोड़ा आगे चैप्टर्स में पढ़ोगे, आगे क्लासेस में पढ़ोगे। हमारा जो फोकस है वो ये है कि जो इसके कोर इंस्टीट्यूशनल फीचर्स हैं, जो मेन, ठीक है, कोर मतलब जो इंपॉर्टेंट मेन फीचर्स हैं, इंस्टीट्यूशनल जो बेसिक कह सकते हो अपने निचले स्तर के जो इंस्टीट्यूशनल फीचर्स हैं उनके बारे में जानना है। एज अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, डेमोक्रेसी एज अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, तो वो फीचर्स हमने जान लिए। नेक्स्ट ईयर, ठीक है, जिसमें आपको बताई थी कि आपका 10th में भी कॉन्टेंट आएगा, 11th में भी आएगा अगर आप ह्यूमैनिटीज सब्जेक्ट लेते हो, तो नेक्स्ट ईयर आप काफ़ी कुछ पढ़ोगे डेमोक्रेटिक सोसाइटी के बारे में और किस तरह से इवैल्यूएट किया जाता है डेमोक्रेसी के। इसके साथ ही देखिए एट दिस स्टेज we just need to note that democracy can apply to many spheres of life and that democracy can take many forms। तो यहाँ पे ये बात याद रखनी ज़रूरत है कि जो डेमोक्रेसी है वो हमारे हर लाइफ के पहलू में पाई जाती है और हर जगह आप अप्लाई कर सकते हो उसको। डेमोक्रेसी हर एक डिफरेंट बहुत फॉर्म्स में पाई जाती है। देयर कैन बी वेरियस वेज ऑफ टेकिंग डिसीजंस इन अ डेमोक्रेटिक मैनर एज लॉन्ग एज द बेसिक प्रिंसिपल ऑफ कंसल्टेशन ऑन एन इक्वल बेसिस इज एक्सेप्टेड। इसके साथ ही देखिए बहुत अलग तरीके होते हैं जो आप डिसीजंस ले सकते हो डेमोक्रेटिक मैनर में। आप कंसल्टेशन के थ्रू, जो प्रिंसिपल होता है कि बातचीत करके आपसी सहमति से इक्वल बेसिस पे आप किसी तरह के फैसले ले सकते हो, तो वहाँ भी एक डेमोक्रेटिक मैनर होता है प्रॉपर वे में। और जो कॉमन फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी है इन टूडेज वर्ल्ड में देखा जाए तो वो है रूल थ्रू पीपल्स इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव। तो इसको मार्क कर लीजिए कि अगर टूडेज वर्ल्ड में आप एक कॉमन फॉर्म देखो डेमोक्रेसी की जो पाई जाती है वो है कि हर जगह अगर आपके जो लीडर्स हैं आप इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स हैं वो, तो ये एक ट्रूली डेमोक्रेसी, एक कॉमन फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी हो जाती है। इसके बारे में भी आप काफ़ी कुछ पढ़ोगे चैप्टर 4 में। बट इफ़ द कम्युनिटी इज स्मॉल, मगर आप देखो अगर कम्युनिटी स्मॉल है यानी किसी कंट्री में अगर कम पॉपुलेशन है तो वहाँ भी वो डेमोक्रेटिक डिसीजंस ले सकते हैं। और किस तरीके से ले सकते हैं, जैसे आपने गाँव के इलाकों में देखा होगा जहाँ पे जनसंख्या थोड़ी सी कम होती है तो वहाँ पे लोग एक साथ बैठते हैं और बातचीत के आधार पे फैसले लेते हैं। जैसे आपने ग्राम सभा देखी होंगी किस तरह से वो विलेज में काम करती हैं, तो वो भी एक डेमोक्रेटिक वे ऑफ डिसीजन मेकिंग के एग्जाम्पल है कि किस तरीके से वो साथ में बैठ के छोटे मोटे फैसले जो होते हैं वो ले लेते हैं आपसी बातचीत और सहमति के आधार पर। इसके बाद देखिए जो अब थोड़ा सा बस लास्ट पैरा आपका बचा है इस चैप्टर का, फिर उसके बाद चैप्टर पूरा ओवर हो जाएगा। तो देखिए दिस इज ऑल्सो मीन्स दैट नो कंट्री इज अ परफेक्ट। इसके साथ ही हमें ये भी समझना है कि हर कोई कंट्री जो है वो परफेक्ट डेमोक्रेसी वहाँ नहीं होती। द फीचर्स ऑफ डेमोक्रेसी दैट वी डिस्कस इन दिस चैप्टर प्रोवाइड ओनली द मिनिमल कंडीशंस ऑफ अ डेमोक्रेसी।
जो भी फीचर्स हमने डेमोक्रेसी के इस चैप्टर में पढ़े हैं वो सिर्फ हमें क्या प्रोवाइड कर रहा है, एक मिनिमम कंडीशन ऑफ अ डेमोक्रेसी, कि एक जो मिनिमम कंडीशन होती है किसी भी डेमोक्रेटिक कंट्रीज के लिए, सिर्फ वो उतना वो हमें फीचर्स बता रही हैं। दैट डज नॉट मेक इट एन आइडियल डेमोक्रेसी, और इन सारे फीचर्स से हम ये नहीं कर सकते हैं कि ये बहुत अच्छी एक आदर्श डेमोक्रेसी है, लोकतंत्र है। तो एवरी डेमोक्रेसी हैज़ टू ट्राई टू रियलाइज द आइडियल्स ऑफ अ डेमोक्रेटिक डिसीजन मेकिंग। तो देखिए हर एक डेमोक्रेसी को हमेशा ट्राई करना पड़ता है रियलाइज करने के लिए क्या आइडियल्स होने चाहिए डेमोक्रेटिक डिसीजन मेकिंग के, तो ये उसको ट्राई करता रहना चाहिए हमेशा जानने के लिए। दिस कैन नॉट बी अचीव वंस एंड फॉर ऑल, ऐसा भी नहीं कि इसको तुरंत आप एक बार में अचीव कर सकते हो और सबके लिए। दिस रिक्वायर्स अ कॉन्स्टेंट, इसके लिए आपको काफ़ी बार प्रयास करना पड़ेगा। जैसे अपने एग्जाम में आपको अच्छे मार्क्स लेने के लिए रोज़ पढ़ाई करनी पड़ेगी, रोज़ उसके लिए प्रयास करना पड़ेगा। उसी तरह से डेमोक्रेसी के आइडियल्स को जानने के लिए किस तरह से परफेक्ट वे में आप डिसीजन मेकिंग के फैसले ले सकते हो, कोई भी फैसला अगर आपको लेना है तो ऐसा नहीं एकदम क्विक आपको ये चीज़ें पता चल जाएंगी, बल्कि आपको उसके साथ कंटिन्यू उसके साथ एफर्ट करना पड़ेगा, एफर्ट जो भी है प्रयास करने पड़ेंगे, और स्ट्रेंथन डेमोक्रेटिक फॉर्म्स ऑफ डिसीजन मेकिंग, उसके साथ ही अपनी जो डेमोक्रेटिक फॉर्म है उसको भी स्ट्रॉन्ग करते रहना है। व्हाट वी डू एज सिटीजन कैन मेक अ डिफरेंस टू मेकिंग आवर कंट्री मोर और लेस डेमोक्रेटिक। इसके साथ ही देखिए सिटीजन्स का क्या रोल है, क्या उनके जैसे कोई जो कंट्री है वो कम या ज़्यादा डेमोक्रेटिक बन सकती है। दिस इज द स्ट्रेंथ एंड द वीकनेस ऑफ डेमोक्रेसी, द फेट ऑफ, इसके साथ ही देखिए ये स्ट्रेंथ, ये पावर भी है, शक्ति भी है और वीकनेस भी है डेमोक्रेसी की, कि द फेट ऑफ कंट्री डिपेंड्स नॉट जस्ट ऑन व्हाट द रूलर्स डू बट मेनली ऑन व्हाट वी एज सिटीजन डू। तो यही देखिए एक आप कह सकते हो उसको मार्क भी कर लीजिए, इंपॉर्टेंट लाइन भी बन जाती है कि एक कह सकते हो उसकी ताकत भी है डेमोक्रेसी की, और एक वीकनेस भी ये है कि जो कंट्री का फेट मतलब जो भविष्य होता है, ठीक है, कंट्री का जो फ्यूचर होता है वो डिपेंड करता है, किस बात पे डिपेंड करता है, इस बात पे नहीं करता कि जो वहाँ के रूलर जो काम कर रहे हैं, ठीक है, जो भी रूलर वहाँ पे राज कर रहा है, जो भी लीडर है वो जो काम कर रहा है उस पर निर्भर नहीं करता, बट जो कंट्री का जो भविष्य है वो किस पे निर्भर करता है, वहाँ के नागरिकों पे, कि वहाँ के नागरिक क्या कर रहे हैं। क्यों क्यों ये बोली गई लाइन, क्योंकि वास्तव में जो नागरिक हैं वही तो अपने लीडर्स को चुन रहे हैं, यानी उनकी मर्जी से सारा काम हो रहा है। अगर उनके जो लीडर्स हैं कुछ बुरा काम भी कर रहे हैं तो किसकी मर्जी से हो रहा है, ये हो रहा है उनके सिटीजन्स के द्वारा। तो सही बात बिल्कुल बोली गई है कि जो कंट्री का जो देश का भविष्य होता है वो किसके हाथों में होता है, वो होता है वहाँ के नागरिकों के हाथों में, वहाँ के रूलर्स के हाथों में नहीं होता है। दिस इज वॉट डिस्टिंग्विश डेमोक्रेसी फ्रॉम अदर गवर्नमेंट, और यही एक पॉइंट है जो डेमोक्रेसी को दूसरी गवर्नमेंट से अलग करता है। अदर फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट, जैसे दूसरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट होती है मोनार्की यानी राजा रानी वाला शासन, डिक्टेटरशिप जहाँ पे एक ही इंसान किसी भी साधारण फैमिली से आता है पर इतना पावरफुल हो जाता है कि अपनी चलाता है, और साथ ही और वन पार्टी रूल, और यहाँ तक कि जो वन पार्टी रूल होता है किसी किसी कंट्री में जहाँ पे दूसरे पार्टी को अधिकार ही नहीं होता है चुनाव लड़ने का या जीतने का, तो वहाँ पे हमने देखा है डू नॉट रिक्वायर ऑल सिटीजन टू टेक पार्ट इन पॉलिटिक्स। तो वहाँ पे तो सिटीजन्स को, जो वहाँ के नागरिक होते हैं उन्हें तो हक ही नहीं मिलता कि वो पॉलिटिक्स में पार्ट कर सकें, बट डेमोक्रेटिक कंट्री में तो हर एक नागरिक को अधिकार मिलता है कि वो इलेक्शन में लड़ भी सके, जीत भी सके, वो वोट भी दे सके। तब क्यों ऐसी गलतियां हो जाती हैं कि वहाँ के रूलर्स जो हैं एक तरह के भ्रष्टाचार को कह सकते हो बढ़ावा दे देते हैं, जिस तरह से हमने काफ़ी सारी कंट्रीज़ के एग्जाम्पल भी देखे थे। तो इनफैक्ट मोस्ट नॉन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट्स वुड लाइक सिटीजन नॉट टू टेक पार्ट इन पॉलिटिक्स। तो काफ़ी ज़्यादा जो नॉन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट्स होती हैं वो तो चाहती हैं कि सिटीजन्स वहाँ पे पॉलिटिक्स में पार्ट ही ना लें, ठीक है, बट जैसे इंडिया जैसे डेमोक्रेटिक कंट्री है तो वहाँ पे कैसे लोग कह देते हैं कि नहीं नहीं आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन पॉलिटिक्स, कि मुझे तो इंटरेस्ट ही नहीं है पॉलिटिक्स में। क्यों क्यों ऐसे बोलना है, तो ये शो करता है कि आपकी क्या मेंटेलिटी है। तो इसलिए कहा गया है ऊपर वाले पैरा में कि सिटीजन्स की जिम्मेदारी होती है कि देश का भविष्य कैसा जा रहा है, तो हर किसी को थोड़ा सा बोलना चाहिए। तो बट डेमोक्रेसी डिपेंड्स ऑन एक्टिव पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन बाय ऑल द सिटीजन। तो देखो यही बात कही गई है कि डेमोक्रेसी में बहुत ज़रूरी है, ये डिपेंड करता है कि एक्टिव पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन हो, ज़्यादा से ज़्यादा लोग पॉलिटिक्स में इंटरेस्ट लें, पार्टिसिपेट करें, वोट देने जाएँ, इलेक्शन में चुनाव भी लड़ें। अगर आपको लगता है कोई और पार्टी गलत काम कर रही है, कोई और लीडर गलत काम कर रहा है तो आप लड़ो इलेक्शन। तो डेट इज़ वाई आ स्टडी ऑफ डेमोक्रेसी मस्ट फोकस ऑन डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स। इसलिए कहा गया है बहुत ज़रूरी है कि अच्छे से समझिए कि डेमोक्रेसी किस चीज़ पे फोकस करती है, वो फोकस करती है डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स पे, ठीक है। तो आई होप यहाँ तक आपको पूरा का पूरा चैप्टर क्लियर हो गया होगा और ये सारा कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो गया होगा। सो थैंक यू एवरीवन एंड प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब दिस चैनल फॉर मोर अपडेट्स।